नमस्कार बच्चों। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ इल्ड की। कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ इल्ड, लेकिन उससे पहले आपको टेबल याद दिला दें एक बार। एक टेबल मैंने बनाया था, याद होगा आप लोगों को। मैंने लिखा था X2 CH प्राइमरी, CH सेकेंडरी, CH टर्सरी। Cl2 Br2 13.85 182 और यहाँ पर 1600 था। यस था, ठीक है। ये रिलेटिव रिएक्टिविटी थी। क्या थी? रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेबल बनाया था, आप लोगों ने भी बना रखा होगा। मैंने केवल अपने सामने इसलिए बना दिया ताकि आप इसको सामने से देख देख के करते रहें। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंट ऑफ यील्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव यील्ड की। रिलेटिव यील्ड क्या है? रिलेटिव यील्ड इज इक्वल टू रिलेटिव रिएक्टिविटी फ्रॉम टेबल मतलब ये वाला टेबल है ना, इनटू नंबर ऑफ सेम नेचर बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सेम नेचर बॉन्ड्स। अच्छा, परसेंट यील्ड कैसे निकाला जाएगा? परसेंट यील्ड इज इक्वल टू होगा रिलेटिव यील्ड अपॉन टोटल यील्ड इंटू 100। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, ये मैं जानता हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। बस 2-3 मिनट में आपको ये समझ में आने वाला है। 2 से 3 मिनट में आपको ये बात समझ में आने वाली है। अब जैसे आपके पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 CH2 और डाल दिया Cl2 HNu, ऐसे डाल दिया। ठीक है, लाइट डाल दी। HNu का मतलब क्या होता है? लाइट, फोटोन डाल दिया। अब ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। मतलब हमारा ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है, किसका परसेंट ज़्यादा है किसका कम है, कौन मेजर है कौन माइनर है? जिसका परसेंट ज़्यादा वो मेजर और जिसका परसेंट कम वो माइनर। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम ये चेक करेंगे कि किसका परसेंट ज़्यादा है किसका परसेंट कम है। तो रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट। रिलेटिव रिएक्टिविटी, कौन सा कार्बन है, सॉरी ये CH3 लिखना है, कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन के लिए, क्लोरीन के लिए रिलेटिव रिएक्टिविटी कितना है? 1।
और नंबर ऑफ सेम नेचर ऑफ बॉन्ड, कितने प्राइमरी हाइड्रो, कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं, कितने ऐसे हाइड्रोजन हैं जो तोड़े जा सकते हैं सेम नेचर के। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल कितने हो गए 6। ठीक है, क्लियर हुआ। अब परसेंट, अच्छा रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकेंड क्या है 3.8। इस कार्बन पर, ये वाला, इस कार्बन पर अटैक करने के लिए क्या टेबल पे दिया हुआ है, रिलेटिव रिएक्टिविटी 3.8। और इस तरह के कितने हाइड्रोजन हैं इसमें, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गए 7.6। ठीक है। अच्छा, जब इसको आप जोड़ देते हैं तो टोटल यील्ड आपको मिलता है 6 + 7.6 मतलब 13.6 हो गया। ठीक है। अब परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट, अब वैसे तो पता चल गया कि भाई फर्स्ट का परसेंट ऑफ यील्ड कम होगा, सेकंड का परसेंट ऑफ यील्ड ज़्यादा होगा, क्योंकि आएगा ये 6/13.6 × 100। अब परसेंट यील्ड ऑफ सेकंड आएगा 7.6/13.6 × 100। ठीक है। तो अब 6 में 13.6 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 7.6 में 13.6 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.6 वाला ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेजर है और ये माइनर है। वो मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। कितना परसेंट बनेगा ये, वो यहाँ से निकलेगा, और कितना परसेंट ये बनेगा वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके आप निकालेंगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। समझ में आए? ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक और देते हैं आपको। समझ पाए? तो ये मिटा दें, ये तो फॉर्मूला अब हम लोग को ये पता चल गया, तो हमारे पास जगह बच जाएगी, थोड़ा जगह मिल जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। जगह मिल जाएगी तो क्वेश्चन करने के लिए आसान हो जाएगा। थोड़ी बहुत कम जगह में कर रहे थे इधर। ठीक है, आइए देखा जाए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अक्सर जब इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जाता है तो बच्चा कहता है कि Cl का टर्सरी पे अटैक होगा, क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल दिमाग में ऐसे आता है। ठीक है, तो वो कह देता है कि वो सेकंड वाला मेजर है, फर्स्ट वाला माइनर है। लेकिन कैलकुलेशन यही कहता है कि कुछ और कहता है, ये पहले चेक कर लेते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रिलेटिव यील्ड फर्स्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट कितना आया भाई,
1 इंटू 9, 9 हो गया। तो 9 का 9 हाइड्रोजन, 3 3 3 9 हाइड्रोजन एक ही जैसे। रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकेंड 5 इंटू 1, क्योंकि ये एक ही हाइड्रोजन है तो हो गया 5। टोटल कितना हो गया? टोटल यील्ड हुआ कितना? 14। अब परसेंट यील्ड ऑफ फर्स्ट कितना हो गया भाई? 9/14 इंटू 100, मतलब 900/14। जा 6 नियर अबाउट 64.3% आ रहा है। अब परसेंट यील्ड ऑफ सेकेंड 5/14 इंटू 100, तो ये 64 कर लेते हैं ना इसको। ये 64 है तो ये कितना है? 36% हो गया, 64% हो गया। तो इसका मतलब है कि आपको जो लग रहा था मेजर वो माइनर है, जो माइनर लग रहा था वो मेजर है। ये ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, एक और समझाते हैं आपको। मान लीजिए यही Cl2 की जगह पर Br2 होता, यही Cl2 की जगह पे Br2 होता, Br2 होता, तो यहां पे लगा देते हैं हम Br, अब यहां पे भी लगा देते हैं हम Br। ठीक, तो अब सब कहानी जो है थोड़ा सा चेंज हो जाती है, ये सब क्या होता है थोड़ा चेंज हो जाता। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट कितना? 1 इंटू 9, और रिलेटिव यील्ड ऑफ हाँ ठीक है, रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकेंड कितना होगा? 1600 इंटू 1, तो ये हो गया 1609। परसेंट कितना आया? 9/1600 9 इंटू 100, और ये हो गया 1600/1600 9 इंटू 100। ठीक, तो ये अगर 900 में 1600 से डिवाइड करें, 900 में 1600 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 900 में 1600 से डिवाइड करें तो नियर अबाउट 0.5, और ये कितना आ जाएगा? 99.5%। तो ये ओनली प्रोडक्ट बनेगा, ये नेग्लेजिबल होगा। तो ऐसे केस में जब आप Br2 को रिएक्शन कराएंगे इससे, तो केवल ये बना के छोड़ देंगे, ये बनाएंगे ही नहीं। तो देखा आपने कि यही अगर आप क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे थे तो टर्सरी वाला माइनर था,
अब ब्रोमीन से रिएक्ट कराए तो टर्सरी वाला ही बना, प्राइमरी वाला बना ही नहीं। तो ये कमाल है इस टेबल का, ये कमाल है इस टेबल का। एक क्वेश्चन आपको करना है, मतलब मैं देता हूँ, आप करेंगे, नहीं होगा मैं बताऊँगा, ठीक है? आप वीडियो पॉज करके करेंगे। चलिए देखिए भाई ध्यान से, हमारे पास है CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को Cl2H से रिएक्ट कराया। अब आपको मैं प्रोडक्ट भी बना के दे रहा हूँ, आपको तो ये बताना है कि उन सभी प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है भाई, ये 4 प्रोडक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप बोलेंगे सर ये 4 प्रोडक्ट आपको कैसे पता चला कि यही 4 प्रोडक्ट है? तो ये 4 प्रोडक्ट मुझे पता चला आइसोमेरिज्म से। मोनोक्लोरिनेशन याद है आपको, 1 2 3 4 एरो लगा के देखते थे। तो आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को घुसाया, यहाँ पर बनाया प्रोडक्ट। अब आपको ये बताना है कि ये चारों प्रोडक्ट में विच इज मेजर, कौन किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब आप करिए वीडियो पॉज करके, मैं भी करता हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। पर रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट क्या आ गया, फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन है, इस तरह के कितने हाइड्रोजन है 6। भाई देखिए ये वाला भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी और ये प्राइमरी अलग है। ये प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है और ये प्राइमरी टर्सरी से जुड़ा है, तो इसलिए इन दोनों प्राइमरी का अलग अलग रिलेटिव यील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले प्राइमरी के 6 हाइड्रोजन है और इसका 1 × 6 कितना आ गया 6 रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड में किस पे अटैक हो रहा है, टर्सरी पे, तो क्या 5 × 1 ये हो गया 5 रिलेटिव यील्ड ऑफ थर्ड। थर्ड में किस पे अटैक हुआ, सेकेंडरी पे, सेकेंड में हुआ था टर्सरी पे, तो ये हो गया 3.8 × 2 7.6 रिलेटिव यील्ड ऑफ फोर्थ। कितना हो गया, ये हो गया 1 × 3 दैट इज 3। भाई यहाँ पर तो 3 ही हाइड्रोजन है, तो ठीक। तो अब देखिए अगर यहीं से आप पता कर सकते हैं कि विच इज मेजर, तो ये मेजर है थर्ड वाला, क्योंकि आप परसेंटेज जब निकालेंगे तो टोटल यील्ड से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसी में ना डिवाइड करेंगे आप टोटल यील्ड से, तो ये मेजर है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ये मेजर प्रोडक्ट।
कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, और ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। समझ गए? हाँ, परसेंट यील्ड आप निकाल सकते हैं इसका बारी बारी से, समझ पाए? तो ये है तरीका। अब अगला जो हेडिंग है वो है आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन। अभी तक आप बात कर रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की केमिकल प्रॉपर्टी में, अब बात करेंगे आप आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन की। एल्केन में अगर स्ट्रेट चेन एल्केन में आप AlCl3 डाल देते थे, एनहाइड्रस AlCl3, और थोड़ा हीट कर देते हैं तो ब्रांच्ड चेन एल्कीन में चेंज हो जाता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्कीन। तो इसमें लिखेगा एल्केन व्हेन रिएक्ट विद एनहाइड्रस AlCl3 alkane when react with anhydrous AlCl3 then straight chain alkane convert into branched chain alkane. ब्रांच चेन एल्केन मान लीजिए ये, ठीक है, ब्रांच चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे लिखेगा दिस रिएक्शन improve the quality of petrol, improve the quality of petrol. ठीक, अब लिखेगा एरोमेटाइजेशन। ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। 6 या 6 या मोर देन 6 कार्बन का एल्केन ले लो, स्ट्रेट चेन एल्केन, ठीक है। इसमें लिखेगा स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग, लिखेगा स्ट्रेट चेन एल्केन हैविंग 6 और मोर देन 6 कार्बन, having 6 or more than 6 carbon, 6 or more than 6 carbon on heating to 773 Kelvin, on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atm pressure, 10 to 20 atm pressure in the presence of V2O5 or Cr2O3 और ये CrO3 है, CrO3 और MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MO2O3 सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना, Al2O3 होता है एल्यूमिना, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना सरफेस
सपोर्टेड ओवर एल्यूमिनस सरफेस गेट डिहाइड्रोजनेटेड and cyclized to give benzene or its homologue, मतलब 14 का डिफरेंस वाला, मतलब बेंजीन हो, टॉल्यूइन हो, ये सब आपको मिलेगा। तो ये रिएक्शन लिख लीजिएगा कैसे है। ये सब रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे CH3 CH2 CH3, ये 4 कर दिया, मतलब 6 कार्बन की चेन है। V2O5 और CrO3 और MO2O3 773 केल्विन 10 to 20 ATM ओवर Al2O3 सरफेस। तो ये क्या होगा कि डिहाइड्रोजनेट होकर बेंजीन बन, ये C6H6 है और ये क्या है C6H14, तो इसमें 4H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यही चीज़ अगर ऐसे ले लिया जाता है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे 5 ले लेते और यही सारी चीज़ें यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये क्या करता है बेंजीन की जगह पर टॉल्यूइन बना देता। तो ये हो जाता C7H8 और ये क्या है C7H16, तो 4H2 यहाँ पर भी रिलीज होता। तो ये इसका होमोलोग, कहने का मतलब है 7 कार्बन हुआ तो टॉल्यूइन बना दिया, 6 कार्बन हुआ तो बेंजीन बना दिया, 8 कार्बन हुआ तो फिर CH3 दो जगह लग सकता है या C2 है, वो अलग अलग तरह के एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अगला रिएक्शन है, नाम है पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं इसको। ये सब रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटे छोटे रिएक्शन है, इसलिए आपको बताते जा रहे हैं। पायरोलिसिस या क्रैकिंग बोलते हैं इसको। पायरोलिसिस और क्रैकिंग, ठीक है, इसमें एल्केन को, हायर एल्केन को 773 केल्विन पर, 773 केल्विन जो है वो क्या है 500 सेल्सियस है। तो 500 सेल्सियस पर जब हीट कराते हैं तो वो हायर एल्कीन, बड़ा एल्केन, हायर एल्केन जो होता है वो छोटे छोटे एल्केन या एल्कीन में टूट जाता है। अब वो फिक्स नहीं है कि किस एल्केन या एल्कीन में टूटेगा, तो उसमें कई तरह का होता है। इस प्रोसेस को हम, जैसे इसी मार्कर को आपको तोड़ना है और मैंने आपको 10 लोगों को अलग अलग मार्कर दे दिया तोड़ने को, तो सभी इक्वल साइज का नहीं तोड़ेंगे, इसको छोटा बड़ा तोड़ देंगे। तो वही बात है यहाँ पर कि क्रैकिंग की प्रोसेस में एल्केन को छोटे में तोड़ा जाता है, कितने छोटे में बड़े में तोड़ा जाएगा ये कोई फिक्स नहीं। तो इसमें लिखेगा हायर एल्केन ऑन हीटिंग, higher alkane on heating to higher temperature decomposes to lower alkane alkene etc. ठीक है, अब जैसे आपके पास C6H12 है और आपने 773 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो अब ये किस में टूटेगा ये बोलना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कि ये C6H12 प्लस H2 में टूट गया,
या C4H8 प्लस C2H6 में टूट गया, या C3H8 प्लस C2H6 प्लस C6H14 है ये, ठीक है। प्लस ये CH4 में टूट गया, तो ये कितना हो गया, 6 8 6 14 हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि किसी में भी टूट सकता है, और जिसमें टूट गया बस छोटा में टूट गया, इसको बोला जाएगा क्या, क्रैकिंग, ठीक है। इसमें लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, it is a free radical, it is a free radical substitution elimination, free radical substitution elimination reaction। इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है, फुल स्टॉप। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल फ्रॉम केरोसिन, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल फ्रॉम केरोसिन involve the principle of pyrolysis, इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि C12H26 इसको केरोसिन बोलते हैं, वो केरोसिन ऑयल होता है, सरकार पहले देती थी, अब तो बंदी कर दी उसने, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी की। हेडिंग डाल लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अब मेल्टिंग पॉइंट की, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। एनसीईआरटी का डेटा आपको देखना पड़ेगा, एल्केन में एनसीईआरटी का डेटा देखना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट के, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको होता है, मॉलिक्यूलर वेट के। अब मेल्ट कौन होगा, सॉलिड। देखिए, एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक का कंपाउंड तो गैस है, अब 5 से लेकर 17 के आसपास, 16-17 के आसपास क्या है, लिक्विड है। मतलब 18 हायर, 18 या 18 से ज़्यादा कार्बन का जो कंपाउंड है वही सॉलिड है। तो मेल्ट कौन करेगा, सॉलिड करेगा। मेल्ट कौन करेगा, सॉलिड करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखेंगे कि सिमेट्री, ये पहले लिख लीजिएगा, लिखिएगा सिमेट्री इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, सिमेट्री इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। सिमेट्री इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सिमेट्री इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, फुल स्टॉप। इवन एल्केन आर मोर सिमेट्रिकल देन ऑड एल्केन।
मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है 18, 20, 22, वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। इवन एल्केन्स आर मोर सिमेट्रिकल देन ऑड एल्केन। इवन एल्केन ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं किससे? ऑड एल्केन से। इवन एल्केन्स आर मोर सिमेट्रिकल देन ऑड एल्केन। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि C19 to C20 मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाई x सेल्सियस। भाई आप मॉलिकुलर वेट बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो 19 कार्बन के कंपाउंड से 20 कार्बन के कंपाउंड पे जब पहुँचे, एल्कीन पे पहुँचे, तो मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ कितने का? x का। और जब आप C20 to C21 गए तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाई y सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाई y सेल्सियस। ठीक है। क्लियर? अच्छा, आपको लग रहा होगा कि 18 से सॉलिड हो गया तो सर 18 से स्टार्ट कर दो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ से यहाँ गए। ठीक है। मेरे नोट्स में मैंने इसको 18 to 19 किया है या 19 to 20 किया है। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कई बार क्या होता है कि मेरे कॉन्सेप्ट को समझता है बच्चा, मेरे नोट्स को, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसको पढ़ने लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वही चीज़ रिपीट कर दूँ जो उसमें लिखा है ना। तो 19 to 20 इंक्रीज हुआ x का, 20 to 21 इंक्रीज हुआ y का। तो अब देखिए 19 to 20 गए तो आप किधर गए? अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल की ओर गए। और 20 से 21 गए तो मतलब सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल की ओर गए। तो x बड़ा होगा यहाँ पर किससे? y से। x बड़ा होगा किससे? y से। क्लियर कर देते हैं, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। ऐसे बना दिया। अब आपको ये सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना? यार क्या करें इसका? सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना? देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये 19 है, C19, ये C18 है, मान लीजिए ये C19 है, ये C20 है, ये C21 है, ये C22 है, ये C23 है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि 19 से 20 गए तो क्या हुआ? x। ये जो है वो कितना है? x है। अब 20 से 21 गए तो कितना है? y है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि x बड़ा है किससे? y से। मतलब 19 से 20 जाने पर इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है और 20 से 21 जाने पर इंक्रीज कम हो रहा है। इंक्रीज दोनों ही केस में हो रहा है। जैसे कई लोग ये बोल देते हैं कि इवन एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड एल्केन से ज़्यादा होता है। ये नहीं बोला मैंने ये कतई नहीं बोला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 का 21 से ज़्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 19 से 20 जाने पर जो इंक्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर, वो सेल्सियस 20 से 21 जाने पर जो बढ़ता है उससे ज़्यादा है। 19 से 20 जाने पर x बढ़ा और 20 से 21 जाने पर y बढ़ा, तो x जो है y से बड़ा है। मैं बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है। अब जैसे आइसोमर अगर है, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ ही नहीं रहा, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बढ़ रहा, और आपने कंडेंस करके ठंडा करके सॉलिड कर दिया है,
तो एनसीईआरटी ने तो C5 कार्बन 5 कार्बन वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट दिया है। तो आपको लगेगा 5 कार्बन वाला कंपाउंड सर लिक्विड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा? ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे अगर ठंडा कर दिया जाए तो वैसे ठंडा करके तो आप ऑक्सीजन को भी सॉलिड बना सकते हैं, नाइट्रोजन को भी सॉलिड बना सकते हैं, तो उसका भी तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा। तो उसी तरीके से तो आइसोमर की बात करें अगर, मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के केस में जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सीधे सीधे सिमेट्री से ही ताल्लुक रखता है। तो आप लिखिएगा इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नियो एल्केन has higher melting point. Neoalkane has higher melting point because it is spherically symmetrical, spherically symmetrical होता है। जैसे arrange the following in decreasing order of melting point। तो पहला जैसे हमने कंपाउंड बनाया CH3 CH2 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 CH3, दूसरा कंपाउंड हमने बनाया CH3 CH CH3 CH2 CH3, और तीसरा हमारा कंपाउंड है CH3C CH3 CH3 CH3। तो ये देखो, ये है एन पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, या इसको बोल सकते हैं एन पेंटेन, इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो गया नियो पेंटेन, ठीक है। तो अब हमारा, हमने तो नाम लिख दिया है इसका। अब जैसे आंसर है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल जो होता है वो नियो को माना जा रहा है, 3 है। इन दोनों में सिमेट्रिकल कौन है? तो ये है भाई, स्ट्रेट चेन है, और ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो फिर 1 और 2, 3 1 2। तो आपके लिए मेल्टिंग पॉइंट में खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि नियो का मेल्टिंग पॉइंट अचानक ज़्यादा हो जाता है। कोई बोले कि भाई क्यों ज़्यादा हो जाता है, नियो तो सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, तो बोलो नियो जो होता है ना वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, वो सिमेट्रिकल ही है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता था मॉलिक्यूलर वेट पर और सिमेट्री पर, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पर और सरफेस एरिया पर। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? सरफेस एरिया पर। लेकिन सरफेस एरिया आप कब देखेंगे? इन केस ऑफ आइसोमर्स, मतलब जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तब आप सरफेस एरिया दिखेगा, ये नहीं कि पहले ही आप सरफेस एरिया दिख रहे हैं। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा, उसके बाद सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट बराबर है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है?
सरफेस एरिया का मतलब, जैसे इस चीज़ को अगर मैं समझाना चाहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग हो जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया उतना घटता जाएगा। जैसे मैं इसको तोड़ के और यहीं जोड़ दूँ तो सरफेस एरिया इसका, खैर इसका तो बढ़ जाएगा, वो अलग चीज़। जैसे ये दोनों अलग अलग करो तो सरफेस एरिया, अब इसको जो है ऐसे कर दो तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ये इतना सरफेस, इतना, ये दोनों का जो कॉमन सरफेस है ये तो मिल गया ना, फिक्स हो गया ना, मिल गया, वो तो हवा में भी नहीं है, तो ये अलग अलग, तो सरफेस एरिया ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया जाए आपको, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और आपको दिया जाए CS3, CS2, 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 CS3, आपको दिया जाए CS3, CS2, CS2, CS3, जैसे मान लीजिए 4 कंपाउंड आपको दे दिया और बोला कि भाई बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए आप। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट देखना होगा। तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये 4 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, मतलब स्टार्ट ये जो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, बाकी 3 का मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो अब देखना होगा आपको सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 1, 3, 4 में सबसे ज़्यादा किसका, 1 का है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा 1 का मिलेगा। फिर 3 और 4 में सरफेस एरिया ज़्यादा 3 का है, फिर 4 का है। अब 4 का के बाद 2 आया, क्यों? क्योंकि 2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो 2 आया। तो अब आपने देखा कि नियो का बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन नियो का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो अगर कोई बोले कि भाई नियो का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, तो बोलो कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। अगर कोई बोले कि नियो का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, तो बोलो क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। दोनों बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डेंसिटी की, हेडिंग डालिएगा डेंसिटी। डेंसिटी हेडिंग डाल दीजिए। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। भाई किसी भी चीज़ का मास अपॉन किसी भी चीज़ का, मतलब जो भी चीज़ है उसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी के बारे में लिखिएगा कि डेंसिटी ऑफ एल्कीन इज लोअर देन वाटर, लोअर देन वाटर। ब्रैकेट में लिखिएगा 0.1 to 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर, इतना रहता है। मतलब वाटर का तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर हो जाता है, लेकिन 0.1 to 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी ऑफ एल्केन इज लोअर देन वाटर, दैट्स वाई इट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब ये पानी पे तैरता है। तो अगर आप देखें कि पेट्रोल को पानी पे डाल देते हैं तो आपको पेट्रोल पानी पे दिखता है, समझ गए? पेट्रोल को पानी पे डाल के आग लगा दीजिए तो पानी में आग लग गई, है ना भाई? पेट्रोल को पानी में डाल के कुछ लोग आग लगा देते ना, स्विमिंग पूल में कभी खेल वेल गेम वूम करते हैं तो पेट्रोल डाल देते फिर आग लगा देते। उससे क्या होता है कि पूरे पानी में आग लग जाती, फिर उसमें नीचे जाके नहाते हैं लोग। कभी ऐसा गेम खेला आप लोगों ने? चलिए, दुनिया बहुत बड़ी है, उम्र आपकी बहुत बड़ी है, खेलिएगा कभी। तो ये बात हुई डेंसिटी की। अब हेडिंग डालिएगा ऑक्टेन नंबर। क्या नाम हेडिंग डालेंगे आप? ऑक्टेन नंबर।
मैंने एक जगह पर आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था। ऑक्टेन नंबर जिसे ON ऑक्सीडेशन नंबर भी हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर के बारे में लिखिए, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाई a number called octane number. फुल स्टॉप। आइसोऑक्टेन याद है आपको, मैंने बनाया था आइसोऑक्टेन, क्या था वो, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। लिखिएगा आइसोऑक्टेन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। आइसोऑक्टेन 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन is an excellent fuel with octane number 100, मतलब 100 होता है ऑक्टेन नंबर इसका। is an excellent fuel with octane number 100 and n-heptane, नॉर्मल हेप्टेन, सीधे 7 कार्बन की चेन, नॉर्मल हेप्टेन, n-heptane is a पुअर फ्यूल, गरीब, पुअर का मतलब तो गरीब ही होता है, गरीब फ्यूल, बेकार कह सकते हैं, पुअर फ्यूल विद ऑक्टेन नंबर 0, ऑक्टेन नंबर 0 है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर 0 और ऑक्टेन नंबर, जैसे हमने बोला कि भाई ये है हमारे पास CH3 CH2 CH3 ये आइसोऑक्टेन है। इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 100 है। और बोला कि भाई CH3 CH2 CH3 n-heptane, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, 0, ठीक है। अब मान लीजिए कि मीनिंग क्या है, जैसे सपोज दैट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर 60 ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 60 है, इसकी मीनिंग क्या है? आंसर, द गिवन पेट्रोल हैज 60% iso-octane and 40% n-heptane। समझ गए? मतलब किसी अगर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर दिया है 90, तो इसका मतलब उसके अंदर 90% आइसो-ऑक्टेन है और 10% क्या है, एन-हेप्टेन है। किसी पेट्रोल का परसेंटेज दिया है उसने 80, तो अब आप देखिए कि गैसोलीन जो होता है, गैसोलीन हैज ओनली आइसो-ऑक्टेन। गैसोलीन एक पेट्रोल का नाम है, पेट्रोलियम सब्सटेंस का नाम है, और उसमें केवल आइसो-ऑक्टेन होता है, उसमें एन-हेप्टेन होता ही नहीं है। इसको वो विमान में, जहाज में यूज किया जाता है इसका, है ना। तो अब जैसे आप पेट्रोल भराते हैं, तो पेट्रोल का एक फिक्स पैमाना होता है, मानक होता है, भारत सरकार तय करती है कि कितना एन-हेप्टेन डाला जाएगा, कितना आइसो-ऑक्टेन डाला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर
भारत सरकार तय ना करती इसको, हर पेट्रोल टंकी वाला अपने अपने हिसाब से तय कर लेता। तो ये आपने कभी देखा होगा कि पेट्रोल की टंकी पर कभी कभी लिखा होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम, या कुछ जगह पे लिखा होता है स्पीड। उसकी मीनिंग यही है कि उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है, उसकी मीनिंग है कि उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है और वो नॉर्मल पेट्रोल से महंगा होता है, नॉर्मल पेट्रोल से वो महंगा होता है। तो वो जो पेट्रोल है उसमें आइसो ऑक्टेन का परसेंट बढ़ा दिया जाता है। तो नॉर्मली जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं वो 60% वाला ही, मतलब 60 आइसो ऑक्टेन नंबर 60 वाला यूज करते हैं। उसमें जो स्पीड वाले में शायद 70 या 80, मैंने एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, HP का अलग है, भारत पेट्रोलियम का अलग है, तो वो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ ये है कि परसेंटेज उसमें कुछ ज़्यादा कम रहता है। तो आप ये समझिए कि किसी ऑक्टेन नंबर, अगर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 80 है तो इसका मतलब 80% आइसो ऑक्टेन है और 20% क्या है, एनहेप्टेन है। ठीक है, तो चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे तो हमारा एल्कीन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।